ये सिचुएशन सबसे पहले आप इमेजिन करो, मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे। सारी दुनिया बदल गई है। इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ये जेब से एक बॉल निकाल के छोड़ता है तो बॉल भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रॉन N30 से N1 पे जंप करे या N29 से N1 पे जंप, तो भाई ये जो एंगल थीटा है अगर 120 डिग्री, एक मिनट मान ले 120 डिग्री, तो दिस इज 1/3 ऑफ द सर्कल। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं 3 प्रॉब्लम्स करूंगा। एक फ्लूइड मैकेनिक्स, एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड और एक मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट। थिंक ऑफ a glass tube. There is a glass tube which is completely filled with water, any liquid. It is completely filled with water and it is closed at both ends, right? Now this tube is rotating about this axis with some angular speed omega, There is an air bubble inside this tube. And let us say this tube makes an angle theta with the vertical. The tube is rotating like this. The vertical axis is like this. This is the tube which is filled with liquid and it is rotating about this vertical axis like this with some angular speed omega. There is an air bubble inside the tube and I want that this air bubble should stay at the middle of the tube. Let us say the complete length of the tube is L. Length of the tube is L and I want this air bubble to be located at the center of the tube. As the tube rotates, the air bubble stabilizes at the center of the tube. Theta is given to you. You have to tell me what should be value of omega for this to happen. Length of the tube L is given, theta is given and the tube is rotating. You have to tell me the angular velocity omega for which this air bubble will stay at the center of the tube. The whole tube is otherwise filled with some liquid. ये पानी भरा हुआ है यहाँ पूरे ट्यूब में, उसमें एक एयर बबल ट्रैप हो गया है। ये एयर बबल ट्यूब के सेंटर पे रहे। ट्यूब की लेंथ L गिवन है। इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा भी गिवन नंबर है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आसान होने वाला है अगर आप ये समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स एक्चुअली में क्या है? बॉयंसी इज नॉट ए न्यू फोर्स, इट इज फोर्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। ये सिचुएशन सबसे पहले आप इमेजिन करो, मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे। सपोज पानी के इस टैंक में हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया A। ठीक, पानी के टैंक को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से हम चला रहे हैं। पानी के टैंक में अगर हम एक छोटा सा पानी का एलिमेंट इमेजिन करें, पानी का एक छोटा सा टुकड़ा इमेजिन करें येलो कलर का, तो ये येलो कलर का पानी का टुकड़ा भी A एक्सेलरेशन से चल रहा है। ऑफ कोर्स ये सरफेस स्लांट हो जाएगी एंड ऑल दैट, ठीक है, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। पर ये पूरी की पूरी टैंक अगर A एक्सेलरेशन से चल रही है तो इसके अंदर पूरा पानी भी A एक्सेलरेशन से चल रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली आपसे पूछता हूँ कि ये टैंक A एक्सेलरेशन से क्यों चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि कोई ना कोई धक्का दे रहा है तब तो चल रहा है, देयर इज सम फोर्स। मैं पूछूं कि ठीक है टैंक को छोड़ दो, पूरा पानी क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे, वो बोलेंगे
कि इस दीवार के कंपैरिजन में ये वाली जो दीवार है ज़्यादा फोर्स लगा रही है पानी पे, तो पानी पे एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसलिए वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। लेकिन ये पीला वाला जो एलिमेंट है ये क्यों एक्सेलरेटेड है? ये पानी का पीला टुकड़ा क्यों एक्सेलरेटेड है? इसको कौन फोर्स दे रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? प्लस ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? वेट इसका नीचे खींच रहा है इसको, तो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? सराउंडिंग वाटर। सराउंडिंग वाटर जो फोर्स लगा रहा है वही इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। फिर इसमें एक्सेलरेशन क्यों है हॉरिजॉन्टल? सराउंडिंग वाटर ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इस पीले कलर के एलिमेंट में एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। सभी समझते हैं इस बात को। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सराउंडिंग वाटर जो है वो इस पीले एलिमेंट के ऊपर एक फोर्स इधर लगा रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इधर है, और सराउंडिंग वाटर का जो फोर्स है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा। क्यों? ये इस एलिमेंट के वेट को बैलेंस करेगा। इस एलिमेंट के वेट को, इस वेट को बैलेंस करेगा जो सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स इस पीले एलिमेंट पे लग रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और सराउंडिंग लिक्विड जो फोर्स लगा रही है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन की वजह होगा। ठीक है ना भाई? तो अगर हम सिंपली ऐसे सोचें कि इस छोटे से टुकड़े का मास m है, तो वेट mg है, इतना ही वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इसका मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो इतना ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है। अब ये और ये फोर्स कौन लगा रहा है? सराउंडिंग लिक्विड। इन दोनों का रिजल्टेंट ही बॉयंसी है। इन दोनों का रिजल्टेंट ही बॉयंसी फोर्स है। एम आई राइट? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ही बॉयंसी फोर्स है। जी हाँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस लिक्विड के टुकड़े पे लगने वाला बॉयंसी फोर्स है, जिसको नॉर्मली हम बॉयंसी नहीं कहते, क्योंकि पानी, ये जो पानी है, पानी के अंदर ही एक एलिमेंट हमने ले लिया, तो ठीक है, उसको नॉर्मली आप बॉयंसी नहीं कहते। जब पानी के अंदर कोई दूसरी चीज डुबाते हैं, कोई सॉलिड रखते हैं, तो उस पर एक्ट करने वाले फोर्स को आप बॉयंसी कहते हैं। पर प्लीज समझिए, अब ये पीले रंग का टुकड़ा मान लो पानी नहीं है, सच में एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड ब्लॉक है। सच में आपने एक सॉलिड ब्लॉक को यहां रख रखा है, और ये सॉलिड ब्लॉक अपने चारों तरफ के पानी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल उसको हिट कर रहे हैं। तो ये पीले रंग का जो ब्लॉक है, इस पर जो सराउंडिंग वाटर फोर्स लगाएगी, वो फोर्स तो इतना ही होगा ना। ये पीले रंग का ब्लॉक डूबेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं समझे। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये पानी का टुकड़ा है, तो अगर ये पानी का टुकड़ा है तब तो यहां स्टेबल है, नीचे नहीं जा रहा है, पूरा पानी ही पानी है चारों तरफ, ये एक्सेलरेट हो रहा है, दैट्स ऑल। तो भाई इसके वेट को तो कोई बैलेंस कर रहा है, और इसको एक्सेलरेशन भी कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? ये जो आसपास का पानी है, यही तो इस पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स इस पानी के वेट के बराबर ऊपर और m इंटू ए के बराबर इधर है। लेकिन अगर मैं इस जगह से इतने पानी को हटा लूं, मान लो जादू से, और वहां पे एक सॉलिड रख दूं उतनी साइज का, तो उस सॉलिड पे भी तो सराउंडिंग वाटर उतना ही फोर्स लगाएगा ना, जो पहले पानी के टुकड़े पे लगा रहा था। क्योंकि सराउंडिंग वाटर का बिहेवियर क्यों बदल जाएगा? हमने ठीक यहां से इसको निकाल के सॉलिड फिट कर दिया, तो सराउंडिंग वाटर में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, वो तो वैसे ही फोर्स लगाएगा उस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, पहले जितना लगा रहा था। तो सॉलिड के ऊपर फोर्स लिखना डायरेक्टली सॉलिड को कंसिडर करके मुश्किल है, पर सॉलिड हटा के हमने इतना ही बड़ा पानी इमेजिन किया, तो हमें पता है कि पानी का टुकड़ा डूबेगा तो नहीं, पानी चारों तरफ पानी है, वो सिर्फ ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो डूबेगा नहीं, मतलब वर्टिकल फोर्स mg है। mg क्या है? m क्या है? इस इतने पानी का मास इनटू g, मतलब इतने पानी का वेट, इजंट इट? तो यहां पे अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस पे भी फोर्स उतना ही लगेगा। कितना फोर्स? इतना वॉल्यूम पानी का जो वेट होता, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता, उतना अपवर्ड फोर्स। और ये लिक्विड, अगर यहां सॉलिड नहीं, इतना लिक्विड होता, तो उसका जो मास है इनटू एक्सेलरेशन, ये इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये सब सोच के ही आपको शायद याद कराया गया है, आपने याद किया है कि ऐसे सिचुएशन में हम ये करते हैं कि भाई अगर हम कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में चले जाएं, तो कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में हमें ऐसा महसूस होता है
जैसे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो है वो जी और ए का ऐसा रिजल्टेंट है जिसको आप जी इफेक्टिव बोलते हो, ठीक। तो जो बॉयंसी फोर्स है इस पानी में, जब मैं किसी सॉलिड को डुबाता हूं तो बॉयंसी फोर्स इस जी इफेक्टिव के ठीक ऑपोजिट होती है। इस ऑब्जर्वर के लिए सारी दुनिया बदल गई है। इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ये जेब से एक बॉल निकाल के छोड़ता है तो बॉल भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे आज सुबह सुबह बजरंगबली ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ही बदल दिया, मैग्नीट्यूड बदल दिया। तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिवली, बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलना चाहिए, वो इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में है। उसका मैग्नीट्यूड √g² + a² है। और बॉयंसी फोर्स भी इस जी इफेक्टिव के ऑपोजिट इस डायरेक्शन में लगता हुआ वो देखेगा। किसी भी सॉलिड पे अगर आप कोई भी सॉलिड रख दो, इसके अंदर बलून डाल दो, एयर बबल रख दो, जो भी है, उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स जो है वो इसके ऑपोजिट लगता हुआ देखेगा। ये आदमी, ऐसा आप सोच सकते हैं। बॉयंसी फोर्स लिखेंगे कैसे? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव, ऐसा आप बॉयंसी फोर्स लिखते हो। अब आप सोच रहे हो कि इसका इस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है? इससे बड़ा गहरा रिलेशन है। एयर बबल नॉर्मली उसकी टेंडेंसी होगी बिकॉज ऑफ बॉयंसी। एयर बबल जो है उसका खुद का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, वेट नेग्लिजिबल है, लेकिन उसमें बॉयंसी फोर्स तो लग रहा है। उसने जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया उसके हिसाब से उस पर बॉयंसी फोर्स लग रहा है। तो अगर ये रॉड घूम नहीं रहा होता तो ये एयर बबल तो टॉप पे चला जाता, कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि उसका वेट नहीं है, कुछ ऑलमोस्ट जीरो है, और बॉयंसी फोर्स उसको धकेल रहा है, तो वो तो टॉप पे चला जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एयर बबल इस ट्यूब के सेंटर पे चाहिए, मुझे एयर बबल इस ट्यूब के सेंटर पे स्टेबल चाहिए। कैसे होगा भला ये? इसको और इसको आप एक जैसे सिचुएशन देख सकते हो। ये जैसे यहां क्यूब था वैसे ही यहां पे ये एयर बबल है, ठीक है। इस एयर बबल के ऊपर जैसे ये क्यूब ए एक्सेलरेशन से चल रहा था, वैसे ये एयर बबल 1 मिनट मान लेते हैं r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इसका एक एक्सेलरेशन है ω²r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कल में घूम रहा है। जैसे इस छोटे से क्यूब का अगर एयर बबल भी होता तो भाई इस पे बॉयंसी इधर ही लगता ना, ये क्यूब एयर बबल है मान लो, उस पे बॉयंसी इधर लगेगा। तो उसी तरीके से इस एयर बबल के ऊपर जो बॉयंसी लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। ए क्या है इस केस में? ω² × r के इक्वल है। जैसे आप ए को इन्वर्ट कर देते हो, जी ले लेते हो, जी इफेक्टिव बना देते हो और उसके ऑपोजिट बॉयंसी लिखते हो, वैसे यहां भी लिख सकते हो। यहां पे बस इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू जो है ω² r के इक्वल है, जहां r ये एयर बबल के सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अब ये एयर बबल यहां पे स्टेबल तब होगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ये एक ही केस में होगा। क्या वो गेस कर सकते हो तुम केस? अभी भी वीडियो पॉज कर दो, वो सिचुएशन पॉज कर दो वो सिचुएशन तब बनेगी जब ये बॉयंसी फोर्स ठीक ठीक इस ट्यूब के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अगर बॉयंसी का कोई भी कंपोनेंट इधर या इधर हुआ देन एयर बबल विल मूव। बॉयंसी फोर्स अगर ऐसा हुआ तो एयर बबल विल क्लाइंब अप, और बॉयंसी फोर्स अगर ऐसा हुआ तो इट विल स्लाइड डाउन, इजंट इट? ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो एयर बबल के ऊपर लगने वाला बॉयंसी फोर्स ऐसा है। और प्लीज ध्यान दीजिए, एयर बबल का वेट नेग्लिजिबल है। आप वेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप इस ट्यूब के रेफरेंस फ्रेम में भी क्वेश्चन सोच सकते हैं कि उस पर एक बॉयंसी फोर्स लग रहा है और एक वेट फोर्स लग रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। बट आपको ध्यान देना है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और mg है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसी लाइन पे होना चाहिए, बॉयंसी फोर्स की लाइन पे होना चाहिए, जिससे कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सके। अगर बॉयंसी थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इट विल क्रिएट सम component along the length of the tube and air bubble will move, it will not remain stable at this position. इसके बाद तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। बॉयंसी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा दूँ,
इसको ऐसे यहीं पे दिखा देता हूं। देखिए ये ट्यूब है, मान लीजिए ये ट्यूब है। ऐसे हमारे क्वेश्चन में इस एंगल को थीटा दिया गया है, ये ट्यूब है, ये एंगल थीटा दिया गया है। ये एंगल थीटा मतलब ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा, सॉरी ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा, ऐसा हो। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये बॉयंसी फोर्स इस ट्यूब वॉल के नॉर्मल हो। तो ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमें चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल हमें 90 माइनस थीटा चाहिए, ये 90 माइनस थीटा चाहिए, मतलब ये थीटा चाहिए हमें एक्चुअली। ठीक से देख लीजिएगा, मैंने कोई गलती ना की हो। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि वी वांट बॉयंसी फोर्स टू बी नॉर्मल टू दिस। तो नेचुरली थीटा 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 90 माइनस थीटा, दिस एंड दिस 90 माइनस थीटा, दिस थीटा, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो थीटा है, विच मीन्स इस ड्राइंग को देख के आप लिख सकते हैं कि tan of theta is this length by this length, which is g by omega square r, g by omega square r। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। tan theta is equal to g by omega square r, so omega square can be written as g by r tan theta, right? This is radius, and we have not been given the value of r. We have to express it in terms of L and theta. It is given that this is L by 2, this is L by 2, and this angle is theta. So you can write r, isn't it? R is L by 2 sin theta into tan theta. ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यू कैन कैलकुलेट ओमेगा। तो इस ओमेगा पे अगर आप ट्यूब को घुमाओगे तो द बबल विल रिमेन स्टेबल एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। इससे ज़्यादा एंगुलर स्पीड अगर दोगे तो क्या होगा, सोचो, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। इससे कम एंगुलर स्पीड दोगे तो क्या होगा, ये भी सोचो, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप कि आप इस बात को समझ गए। आते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर is given by lambda by d lambda is equal to 5 into 10 to the power 5. Resolving power of a spectrometer is given as lambda by d lambda is equal to 5 into 10 to the power 5. अब ये स्टेटमेंट ही बहुत सारे लोगों के लिए एम्बिगुअस है कि इसका क्या मतलब होगा। एक स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इंसिडेंट लाइट के अलग अलग वेवलेंथ्स को सेग्रीगेट कर सके। प्रिज्म जो है वो एक बहुत ही एलिमेंट्री काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर है। एक प्रिज्म क्या है, एक बहुत ही साधारण किस्म का स्पेक्ट्रोमीटर है। इसमें जब हम लाइट थ्रो करते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ये अलग अलग जगहों पे फोकस कर देता है। दैट मीन्स अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग अमाउंट से डेविएट करता है। अब अगर दो वेवलेंथ बहुत क्लोज हो तो ये वेवलेंथ यहाँ गया और उसके बिल्कुल पास में जो वेवलेंथ है वो भी ऑलमोस्ट यहीं आ गया, तो हम उन दोनों वेवलेंथ में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें एक ही जगह आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहेंगे ये दोनों वेवलेंथ रिजॉल्व नहीं हुए, ये दोनों वेवलेंथ रिजॉल्व नहीं हुए। रिजॉल्विंग पावर हाई है किसी स्पेक्ट्रोमीटर का, इसका मतलब दो बहुत ही छोटे छोटे वेवलेंथ में भी वो फर्क कर लेता है। दो बहुत ही छोटे छोटे वेवलेंथ नहीं, आई एम सो सॉरी, दो ऐसे वेवलेंथ जिसमें अंतर बहुत कम है उनमें भी वो फर्क कर लेता है। दो वेवलेंथ जिनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है उनमें भी अगर प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर फर्क कर ले, अलग अलग जगह उसको फोकस कर दे, हम पहचान पाए कि ये दो अलग अलग लाइन है, तो हम कहेंगे कि इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डी लैम्डा वेवलेंथ डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। जैसे एक वेवलेंथ है लाइट की लैम्डा 1 और एक वेवलेंथ है लैम्डा 1 प्लस डेल्टा लैम्डा,
और इन दोनों ही वेवलेंथ को ये प्रिज्म जो है या स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो बिल्कुल बाइफर्केट कर देता है। हम पहचान पाते हैं कि हाँ यहाँ पे दो लाइन है, दो अलग अलग वेवलेंथ प्रेजेंट है। पर अगर ये अंतर डेल्टा लैम्डा बहुत छोटा हो जाए तो फिर दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएंगी, हमें समझ में नहीं आएगा कि ये दो अलग अलग वेवलेंथ है, वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो जस्ट रिजॉल्व कर पा रहा है ये प्रिज्म, जस्ट रिजॉल्व कर पा रहा है अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 1 प्लस डेल्टा लैम्डा है या लैम्डा 1 माइनस डेल्टा लैम्डा है। ऐसे दो वेवलेंथ को अगर ये जस्ट रिजॉल्व कर पाता है तो फिर हम लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा लैम्डा को इस प्रिज्म की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो डेल्टा लैम्डा जितना छोटा है रिजॉल्विंग पावर उतना ही बड़ा है। ऑब्वियसली सोच के देखिए, जितने कम अंतर को वो डिफरेंशिएट कर दे, फर्क कर दे, उतना ही अच्छा हुआ, उतना ही अच्छा रिजॉल्विंग पावर हुआ। सोच के देखिए। तो एक स्पेक्ट्रोमीटर का रिजॉल्विंग पावर दिया हुआ है। इस स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने में। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने में ऐसे एक स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि जैसे लाइमन सीरीज की बात करें या बामर सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर के लाइंस पे जाते हैं उनके बीच का गैप बहुत कम होता जाता है। एक्चुअली अगर हम एक स्क्रीन के ऊपर लाइमन सीरीज की लाइंस को देखें, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है, ये छठी लाइन है, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, आपको फर्क ही नहीं समझ में आएगा कि ये अलग अलग है। उनको रिजॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता जाता है क्योंकि उनके बीच वेवलेंथ का जो अंतर है वो काफ़ी कम होता जाता है। तो सवाल यहाँ पे यही पूछा गया है, सवाल को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट, क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट quantum number of highest energy level for which the lines of Lyman series are just resolved। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 30, 60, 100 और 150। क्वेश्चन में लिखा है कि अ स्पेक्ट्रोमीटर हैज ए रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, which of the following is the closest quantum number of highest energy level for which the lines of Lyman series are just resolved। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मान लो, एक मिनट के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि मान लो आंसर है 30, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर इतना केपेबल है कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन N30 से N1 पे जंप करे या N29 से N1 पे जंप करे, 29 से 1 पे जंप करे, 30 से 1 पे जंप करे या 31 से 1 पे जंप करे। तो उनसे जो लाइंस ओरिजिनेट होंगी उनको भी ये स्पेक्ट्रोमीटर रिजॉल्व कर सकता है, उनको भी हमें अलग अलग दिखा सकता है। ऐसे क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट की क्वांटम नंबर, जिसके दो नियरेस्ट एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके N1 पे आ रहा है तो उनसे जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही है उनको भी रिजॉल्व किया जा सके, उनको भी रिजॉल्व किया जा सके। ये मैंने आपको बहुत समझा दिया, क्वेश्चन में तो लैंग्वेज इतनी ही लिखी है, आपको खुद समझना है। बाकी तो वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि nth स्टेट से, nth क्वांटम स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेगा उसका वेवलेंथ सभी जानते हैं कि इस फॉर्मूले से
दिया जाएगा। यहाँ Z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर n+1th स्टेट से, या n-1 भी ले सकते हैं आप, n+1th स्टेट से अगर जंप करता है तो जो रेडिएशन निकलेगा उसका वेवलेंथ ये होगा। यहां ध्यान देना है कि जिस तरह के नंबर यहां दिए गए हैं और रिजॉल्विंग पावर अच्छी लग रही है, काफी बड़ी लग रही है, तो बहुत पास के दो वेवलेंथ को भी ये स्पेक्ट्रोमीटर रिजॉल्व कर सकता है। तो ऐसे एक जस्ट कॉमन सेंस गेस है कि एन की वैल्यू तो बड़ी होने वाली है। बहुत हाइयर स्टेट 30th से 1 या 31st से 1 पे आने पे जो दो लाइंस निकलेंगी उन दोनों को अलग अलग कर लेगा हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। ऐसा क्वेश्चन में सेंस है। तो एन बहुत बड़ा नंबर है, नो डाउट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप n+1 लिखो या उसके नीचे वाले लेवल n-1 से लिखो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट एक ऑर्डर एस्टिमेट करना है कि 100th स्टेट 99th स्टेट में भी फर्क कर लेगा या 150वें 151वें में भी फर्क कर लेगा। जस्ट एक अंदाज लगाना। ये नंबर्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो वी शुड नॉट बी वेरी फसी अबाउट कि n है तो n+1 लिखें कि n-1 लिखें, चलेगा। आप जो लिखना है लिख लो, हार्डली मैटर्स। अब हमें जो चीज़ दी गई है वो दी गई है लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा या डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। तो इन दोनों इक्वेशन का हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 बाई, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, जिससे डेल्टा लैम्डा आ जाए मेरे पास। तो दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप, तो ये बन जाएगा R 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर। अब इसको आप लैम्डा और लैम्डा डैश का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा लैम्डा लिख दो। प्लस माइनस साइन को लेके बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, यहां ध्यान से देखो बच्चों, इस तरह के अप्रोक्सीमेशन आपको फिजिक्स में कई जगहों पे करने पड़ते हैं, आपको ये करने आना चाहिए। लैम्डा और लैम्डा डैश में बहुत कम फर्क है, यही तो हम सोच रहे हैं। तो लैम्डा और लैम्डा डैश के प्रोडक्ट को अगर मैं लैम्डा स्क्वायर लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? चलेगा यार, इट्स फाइन। लैम्डा और लैम्डा डैश में बहुत कम फर्क है, इसलिए उसके प्रोडक्ट को लैम्डा स्क्वायर लिखा जा सकता है। और मैं इसको इधर सिंप्लीफाई कर देता हूं थोड़ा, तो ये बन जाएगा 2n+1 n² n+1 होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब ये जो इक्वेशन आया, दिस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को मुझे लग रहा है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं। देखिए 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, अगर आप 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यहां डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा आ जाएगा, ठीक। तो ये जो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा होगा, इसको हटा दे रहा हूं, 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में दिस डिवाइडेड बाई दिस अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 2n+1 n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस मतलब n² माइनस 1/n²। तो n² ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा n² माइनस 1। ऐसा, ये n² को आप कैंसिल कर दीजिए, ये बन गया 2n+1 n+1 होल स्क्वायर n² माइनस 1। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि n जो है वो बड़ा नंबर है, n इज अ लार्ज क्वांटम नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसको फर्दर ऐसा अप्रोक्सीमेट करने का अधिकार रखता हूं कि 2n+1 को मैं 2n लिख दूं, n+1 को n लिख दूं, n² माइनस 1 को n² लिख दूं, मतलब ये n⁴ कर दूं, ऐसा। तो बेसिकली ये n³ इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा बन गया, इजंट इट? 2 टाइम्स लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा बन गया। और लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा की वैल्यू अगर मुझे ठीक याद आ रही है तो 5 × 10⁻⁵
5 थी। मैं एक बार और देख लूँ कहीं भूल ना गया हो, यहाँ लिखा है मेरे पास, हाँ 5 × 10⁵ थी। तो ये बन गया बेटा 10⁶ n³ की वैल्यू। तो n जो है वो मोटा मोटी 100 हो गया। मोटा मोटी कैलकुलेशन किया हमने, वही अंदाज लगाना था, ये 100। इसका मतलब ये है कि ये स्पेक्ट्रोमीटर इतना पावरफुल है कि n100 से n1 में जो इलेक्ट्रॉन जंप करने से रेडिएशन निकला, n101 से n1 में जंप करने से जो रेडिएशन निकला, दोनों के वेवलेंथ बहुत करीब करीब हैं। पर हमारा स्पेक्ट्रोमीटर इतना पावरफुल है कि वो उन दोनों लाइंस को रिजॉल्व कर देगा, हमें स्पेक्ट्रम में वो दो अलग अलग लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, वो बिल्कुल उनमें बाइफर्केशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, हम पहचान जाएंगे कि ये दो अलग अलग लाइंस हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रोमीटर का रिजॉल्विंग पावर का सेंस आपको मिल गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज मीनिंग ऑफ रिजॉल्विंग पावर। आई होप कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड से लिया गया है। ठीक से समझिएगा क्वेश्चन को और कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर दें एक बार में। सबसे जरूरी यही होता है, एक बार में सही आंसर दें। चलिए, ये एक सिलिंड्रिकल जोन है, मतलब ऐसा सिलेंडर इमेजिन कीजिए जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसका रेडियस R है। एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q मास m, मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसा रेडियली इन होता है इस मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनवर्ड यूनिफॉर्म। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q मास m ट्रैवलिंग एट स्पीड v, ये एंटर होता है इस मैग्नेटिक फील्ड में while it was headed towards the center of the circular region। ये पार्टिकल नेचुरली डिफ्लेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन ये है सपोज two experiments are performed with the same particle, one taking the speed of particle to be v1 and another experiment was performed taking the speed of the particle to be v2. ठीक, now let us assume that v1 is greater than v2। दो बार एक्सपेरिमेंट किया आपने, एक बार v1 स्पीड से फेंका, एक बार v2 स्पीड से। लेट अस से v1 is greater than v2, in which case the particle will spend more time inside the magnetic field, in which case the particle will spend more time inside the magnetic field region, in which case the particle will spend more time inside the magnetic field region। वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। जैसे ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इन हुआ, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। मैं एक थोड़ी अलग डायग्राम बना लेता हूं अपने लिए। ऐसा कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है। ये पार्टिकल यहां से एंटर हुआ था, इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होती तो ये इस पीले वाले सर्कल पे ऐसे चल रहा होता, हर जगह होती तो, पर मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक है, तो नेचुरली यहां से चलकर वो इस रेड आर्क पे चलकर यहां से यहां तक गया,
and thereafter it will exit the magnetic field region, right? Initial velocity जो है it is pointing towards the center. ध्यान दिया जाए, जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इन हुआ उसका सर्कुलर मोशन शुरू हो गया, और जब उसका सर्कुलर मोशन शुरू हो गया तो गौर करने की बात है, ये जो वेलोसिटी है वो सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है, विच मीन्स ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस जगह पे उसके परपेंडिकुलर, उस देखिए ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस व्हाइट सर्कल के रेडियस के अलॉन्ग है, उसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस सर्कल का रेडियस होगा। पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इन हुआ उसका सर्कुलर पाथ शुरू। अब ये जो पीला वाला सर्कुलर पाथ है उसके लिए ये वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो सर्कल का रेडियस किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर कहीं ऐसे पॉइंट पे, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन मैंने अभी बनाई है ये इस व्हाइट सर्कल के रेडियस के, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो पीला सर्कल मैंने बनाया है इसका सेंटर सी हो गया, ये गिवन सर्कल व्हाइट सर्कल जो है उसका सेंटर ओ हो गया, ऐसा मान लीजिए। यहां पे पार्टिकल एग्जिट कर गया, इट एग्जिट्स फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जस्ट इसको यहां पे मैं ऐसा जोड़ देता हूं, बातचीत में आसानी के लिए इसको ए और इसको बी पुकार लेता हूं। अब आप बच्चे बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं, इसको भी एक बार ऐसे जोड़ दे रहा हूं, एंड जस्ट कनेक्टिंग दिस सेंटर। अब आप सभी लोग बड़ी आसानी से ये देख सकते हो, ये रेडियस है पीले सर्कल का, ये भी रेडियस, तो ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल तो है ही। दैट मीन्स ये जो एंगल है वो इसके इक्वल तो है ही। सिमिलरली ये व्हाइट सर्कल का रेडियस है, ये भी व्हाइट सर्कल का रेडियस है, ये भी आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, और ये एंगल तो 90 डिग्री है, वेलोसिटी रेडियस, दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। ये कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये जो मैंने बनाया है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री ही है। इस पार्टिकल का अगर पाथ का डिफ्लेक्शन पता करना हो तो क्या लिखोगे, जरा सोचना। अभी भी हर स्टेज पे जहां तुम्हें लगता है कि तुम अब आगे कर सकते हो, रुक जाना चाहिए तुम्हें। आप सभी बच्चे थोड़ा सा केयरफुली अगर देखें तो ये प्रूव कर पाएंगे, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस यही एक्चुअली इस पॉइंट पे पीले सर्कल पे टेंजेंट है। दैट मीन्स जब पार्टिकल एग्जिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा, होना ही पड़ेगा। ये तो हमने अभी अभी कहा, क्या कहा कि इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 तो ये भी 90, इसके परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, रेडियस। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और यही लाइन, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है इस रेडियस के। तो नेचुरली ये जो लाइन है इसी के एक्सटेंशन के अलॉन्ग, माने उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा जिस समय वो एग्जिट कर रहा है। ठीक, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेविएशन, व्हाट इज द एंगुलर डेविएशन इन द पाथ ऑफ द पार्टिकल, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। डेविएशन बेसिकली अगर देखें तो ये वाला एंगल है, ओरिजिनली इधर जा रहा था, फाइनली इधर जा रहा है। और ये जो एंगल है डेविएशन, अगर आप ध्यान से देखोगे, थीटा 180 माइनस थीटा, ये भी है 180 माइनस थीटा, ये दोनों का सम 180 है, तो ये यही वाला एंगल है। देखिए ध्यान से, दैट इज द डेविएशन एंगल, इजंट इट। अब अगर हम थोड़ा सा और केयरफुली देखें इसको, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस पे, इस वाले लाइन पे, आई होप कि सभी समझ पा रहे हैं, ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ये भी आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। तो यहां से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो सेम ही लाइन होगी ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है परपेंडिकुलर है यहां पे, और वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये बेटा थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2।
ये θ/2 है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए। tan ऑफ θ/2 अगर लिखूं मैं तो ये कैपिटल R बाई स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस, ये रेडियस, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R बाई स्मॉल r। मैं थोड़ा सा आपको अगर लग रहा है कि क्लमजी हो रहा है तो कोई बात नहीं, खुद थोड़ा बैठ के सोचोगे, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। गाइडेंस आपको मिल गया तो आप लोग कर लोगे, बहादुर बच्चे हो। और जो डेविएशन है वो क्या है? थीटा। अब आप ये सोचो, अब आप सिंपली ये सोचो, अगर मैंने पार्टिकल को ज्यादा स्पीड से फेंका, स्पीड बढ़ा, तो स्पीड बढ़ा तो उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ा। Isn't it? ये मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ का रेडियस का फॉर्मूला है। ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ा, मतलब स्मॉल r बढ़ा। ज्यादा स्पीड मतलब स्मॉल r बढ़ा, स्मॉल r बढ़ा मतलब थीटा छोटा। हायर स्पीड इंप्लाइज स्मॉलर थीटा। ठीक, अब शायद हिंट मिल गया आपको। अब एक पार्टिकल छोटे सर्कल पे घूमे या बड़े सर्कल पे घूमे, एक्चुअली में जो उसका टाइम पीरियड है उसको स्पीड से कोई लेना देना है नहीं। टाइम पीरियड को स्पीड से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम बड़े स्पीड से फेंकोगे तो बड़े सर्कल पे घूमेगा, बड़े सर्कल पे घूमेगा, isn't it? लेकिन पूरा सर्कल अगर करने का टाइम देखेंगे तो टाइम तो सेम ही होगा। तो भाई जिस पार्टिकल के लिए ये एंगल बड़ा होगा, मतलब सर्कल का ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड में होगा, वो ज्यादा समय तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा। फिर से सुनिए, अगर पूरा सर्कल हो रहा होता तो इतना टाइम लगता। 1/4 सर्कल अगर मैग्नेटिक फील्ड में गया तो इसका 1/4 लगेगा। 1/3 सर्कल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहा तो इसका 1/3 टाइम लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई ये जो एंगल थीटा है, अगर 120 डिग्री, एक मिनट मान ले 120 डिग्री, तो दिस इज 1/3 ऑफ द सर्कल। तो इस टाइम पीरियड का 1/3 समय लगेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होने में। तो अगर हायर स्पीड है तो थीटा छोटा होगा। थीटा छोटा होने से लेस फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल विल लाई इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्विकली बाहर आ जाएगा। तो हायर स्पीड में थीटा छोटा और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जल्दी बाहर निकल आएगा। कम स्पीड होने से ज्यादा समय स्पेंड करेगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।